to my YouTube channel Shreya, where knowledge meets creativity. So today we are going to continue the third chapter of business studies, that is business environment. And as you all know, हम लोग अपना lecture thought of the day से start करते हैं. So let's get started. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending by Maria Robinson. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये thought कि हम अपने एक्चुअली हम कुछ कर देते हैं, कुछ एक्शंस ले लेते हैं, उसके बाद हम बाद में पछताते हैं, राइट? सो वही है, हम उसको बार बार उस चीज़ को सोच सोच के उस पर हम रिग्रेट करते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं और अपना टाइम केवल वेस्ट करते हैं. तो इससे अच्छा है कि हम पुरानी चीज़ों के ऊपर अपना दिमाग, अपना कॉन्सेंट्रेशन, ओवरथिंकिंग टाइम लगा के ना सोचें, क्योंकि उतना सोचने से वो पीछे की चीज़ जो बीत गई पास्ट की वो सही नहीं हो सकती. सो रादर देन कि हम लोग आगे बढ़ें और अपने आने वाले फ्यूचर को और अच्छे बनाने की कोशिश करें, तो यही है कि we cannot go back and we can restart. Okay, we can't do a new beginning. But anyone can start today. So start from today. अब कुछ लोगों को लगता है कि हम पहले मेरा 60%, 50% या हम जस्ट पास होते थे तो हम 12th में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे. I never score 90+ marks. तो ऐसा नहीं है. You can start from today and make a new ending. So yeah, तुम्हारी ये लाइफ है. This is your film and you are the writer. So write it according to you as you want. जैसा क्लाइमैक्स चाहिए, जैसी एंडिंग चाहिए, वो अपनी स्टोरी है तुम्हारी लाइफ, तो अपने स्टोरी की एंडिंग खुद तुम्हें लिखनी है. सो जस्ट पुरानी चीज़ों को छोड़ो एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे. सो अब और ज़्यादा डीप एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. आज आई होप सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम लोग आगे मतलब आज हम लोग ये बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर खत्म कर लें. और लास्ट ईयर मेरे टाइम में डीमोनेटाइजेशन वाला जो था पोर्शन वो सिलेबस में नहीं था, बट मैंने अभी चेक किया तो उसमें वो वाला पार्ट है, तो हम लोग वो भी कवर कर लेंगे. सो नो नीड टू वरी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली 5 डायमेंशंस हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं. जैसे कि हम लोग ने जब फीचर्स पढ़ा था तो उसमें हमने स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के बारे में समझा था. तो जनरल फोर्सेस के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि हर एक बिजनेस इंटरप्राइज को इफेक्ट करते हों. जैसे कि हम बताए थे टेक्नोलॉजिकल के बारे में, पॉलिटिकल, लीगल. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि हर एक बिजनेस इंटरप्राइज को इफेक्ट करते हैं. किसी एक इंडिविजुअल बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेंगे. अगर जैसे कि कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तो वो रिलायंस, टाटा, मारुति और हर जो भी कंपनीज हैं, जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं इंडिया में, उन सबको इफेक्ट करेगी, राइट? अब एक एक करके इनको हम लोग समझते हैं. रही बात इनके डेफिनेशंस की, वो मैंने नहीं लिखी है, वो हम टेलीग्राम चैनल पे नोट्स शेयर कर देंगे, वहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा. इसको तुम लोग अपने से भी बना के लिख सकते हो, लाइक द फैक्टर्स एंड फोर्सेज. जैसे कि फैक्टर्स फोर्सेज ऑफ जो इकोनॉमिक के हैं, जो इन बिजनेस एनवायरनमेंट जिसके अंदर आता हो उस इफेक्ट करता है. सो लाइक द डेफिनेशंस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट इसका आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि तुम लोग जब इसकी वो केस स्टडी सॉल्व करोगे ना, तो ये जो वर्ड्स जो इसमें एग्जांपल्स हम दिए हैं वो डायरेक्ट तुम लोग को देखने को मिलेगा. तो उसमें ये एग्जांपल्स लिख के देगा उस केस स्टडी में, और फिर उसके बाद तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है. ओके, सो आई विल बी शेयरिंग द केस स्टडी एज वेल, ताकि अंडरस्टैंड तुम लोग अच्छे से कर पाओ. सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हैं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखो, जैसे कि जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया तुम्हारा, सेविंग्स रेट, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है? इंटरेस्ट रेट. आई होप सो कि अभी तक तुम लोग को मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में पता होगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाया जाता है. सो आई होप पता होगा तुम लोग को. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है. और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है. फिलहाल के लिए इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं. सोशल एनवायरनमेंट में जैसे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, सोसाइटी को हम लोग देखते हैं ना, सोशल इज व्हाट वी सी सोसाइटी एज, ठीक है? तो वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, टेस्ट, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कस्टमर्स कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा, राइट? फिर उसके बाद अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल की बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो इसमें जैसे AI टूल्स, ये अभी लेटेस्ट में तुम लोगों को पता है. यूट्यूब है, तो जब यूट्यूब आया तो पहले के ज़माने में यूट्यूब जब नहीं था तो लोग DVD मतलब ऐसे CD वगैरह इस्तेमाल करते थे, राइट? लेकिन अब जो भी चीज़ें देखना है, करना है, वो यूट्यूब है, राइट? उस पर आप उसको तो आप अपने टीवी से भी कनेक्ट करके देख सकते हो. तो लाइक ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और चेंजेस ही तो हुए हैं. अब AI टूल्स हैं, वो आया तो अब कितनी सारी चीज़ों को AI रिप्लेस कर रहा है, राइट? और बेसिकली कंपनीज में अब एक AI का मतलब जिसको ये स्किल एकदम मास्टर है, अब लोग वैसे लोग मतलब जॉब्स वो भी क्रिएट हो रही हैं जिनको AI टूल्स को अच्छे से यूज़ करने आता है. तो अभी आगे के टाइम पे AI ही चलने वाला है. और ऑनलाइन टीचिंग, जैसे कि अभी यूट्यूब के थ्रू अभी देखो हम तुम लोग की क्लास ले रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, राइट? तो पहले ये सब कहाँ था, पहले सब चीज़ ऑफलाइन थी, राइट? ऑनलाइन टीचिंग, और ये सारी चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई कोविड के बाद से. मेडिकल कंसल्टेशन भी पहले उतनी नहीं होती थी ऑनलाइन, बट अब कोविड के बाद से और ज़्यादा अच्छे और बड़े लेवल पे हो रही है, ठीक है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई, राइट? स्टार्टअप स्कीम्स, है ना?
फॉरेन पॉलिसी, एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग पार्टी एक्सेट्रा। मान लो कि हमारा बिजनेस अभी अच्छे से चल रहा था क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी वो हम लोग मतलब था कि हम भाई आपको वोट दे रहे हैं तो आप हम ध्यान रखिए कि हमें कोई ऐसे इशू ना हो, कोई भी गवर्नमेंट के साइड से ना हो। तो वो जो रूलिंग पार्टी थी उससे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हमारा काम बिना रुकावट के चल रहा था। लेकिन अब पार्टी चेंज हो गई, रूलिंग पार्टी चेंज हो गई, तो वो हमारे अगेंस्ट, अगर हम कोई गलत काम कर रहे होंगे तो हमारे अगेंस्ट एक्शंस लेगी, या इवन अगर हम कोई गलत काम नहीं भी कर रहे थे अपनी कंपनी को चलाने में तो फिर भी जैसे जांच पड़ताल होगी, लीगल जो भी कागज वगैरह पे काम होता है वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखा जाएगा। जो पहले पार्टी थी उस टाइम पे कुछ चीज़ें इग्नोर की जा सकती थी, बट अब रूलिंग पार्टी चेंज हो गई तो दिक्कत हो सकती है, राइट। तो ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए। लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया जो कि 2019 का है। ये तुम लोग बिजनेस स्टडीज के लास्ट चैप्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन करके एक चैप्टर ही ऐसी के ऊपर जिसमें तुम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। बिजनेस स्टडीज का सबसे इजी चैप्टर वही है हमको जहाँ तक लगता है, और बहुत शॉर्ट में भी वो कवर हो जाएगा तुम लोग का, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर कंपनीज एक्ट, ये सीओ ऐसे कैपिटल में मैंने वो लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, एमएसएमई एक्ट 2006, ये इंडियन इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि ये लीगल एनवायरनमेंट में आता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम लोग इसको केस स्टडीज़ के साथ और अच्छे से समझेंगे। केस स्टडी के फोटोज़ जो होंगे वो हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो मैंने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अभी आप लोगों को समझाया, अब हम लोग उसको एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। मैंने सोचा कि केस स्टडी के थ्रू एक बार ऐसे वीडियो के थ्रू समझा देंगे, तो आगे जब हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे तुम लोगों को केस स्टडी, तो उसको सॉल्व करने में ईजी रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है, रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी विथ न्यू वन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस। अब तुम लोग खुद सोचो, अभी हम तुरंत आंसर नहीं बताएंगे, तुम लोग खुद सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब इसमें बच्चों को क्या डाउट आएंगे हम लोग उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी विथ न्यू वन, अगर अभी आधा ही इसको पढ़ोगे यहीं तक तो तुम लोगों को लगेगा कि अरे एक मशीन दूसरे मशीन से बदली जा रही है, राइट, वो भी पुरानी वाली मशीन नई वाली से बदली जा रही है। तो यहाँ पे तो टेक्नोलॉजिकल हमको इन्वायरमेंट समझ में आ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई होगी, क्योंकि पुराने से आप नया ले रहे हो मतलब कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ही हुए होंगे, तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आएगा। तो ऐसा नहीं है। पहली बात, जो क्वेश्चन है उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और उसमें जो भी तुमको लगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट लग रहा है या इससे सवाल उठ सकता है तो उस चीज़ को अंडरलाइन किया करो, ठीक है। अब जैसे कि ये है कि रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी विथ न्यू वन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोल्यूशन। अब अगर तुमने केवल यही पोल्यूशन या कंट्रोल तक ही भी अगर तुमने केवल पढ़ा, रेगुलेशन को हटा दिया, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे ये भी लग सकता है कि पोल्यूशन कंट्रोल की बात हो रही है, मतलब सोशल एनवायरनमेंट भी तो हो सकता है। अब देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि नहीं। लेकिन अब अगर हम लोग इस पूरे सेंटेंस को, पूरे क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर अच्छे से पढ़ें दिमाग लगाकर, रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी विथ न्यू वन, पुरानी को नई से ही तो बदला जा रहा है, कुछ नया आविष्कार तो नहीं हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल में कोई नया, अब जैसे एआई आया, राइट, यूट्यूब नया आया होता या कुछ और नया आया होता तब ना कहते हैं। यहाँ पे तो बस पुरानी मशीन थी, खराब हो गई तो अब नई आ रही है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं होगा, ठीक है। टू मीट दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल पे ही नहीं रुक जाना है, पूरा पढ़ना है, पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस। तो ये रेगुलेशंस की बात हो गई, मतलब कि पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस, कुछ रूल्स होंगे, कुछ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, हमें उन्हें फॉलो करना होता है, राइट। तो ये कहाँ पे आता है, लीगल में आता है, क्योंकि ये लॉ में आ गया ना, लीगल में आ गया, वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, वो रेगुलेशंस लिखे हैं, आपको उसको जो है फॉलो करना है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट में आएगा। तो हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे लीगल LE लिख देते हैं, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसे रेगुलेशंस आ गया या फिर किसी लॉ के बारे में बात हो रही है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में या वो कंपनीज एक्ट वाले के बारे में बात हो रही है, या MSME जो भी एग्जाम्पल हम दिखा रहे थे तुम लोगों को, तो रेगुलेशंस, रूल्स, लॉज, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो वो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना और हंसना मत, चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चीज़ों को स्टार्टिंग में केस स्टडी नहीं बनेगी अच्छे से, प्रैक्टिस करते करते सब समझ में आने लगेगा। सेकंड वाला देखते हैं, इंपोर्टिंग मशीनरी फ्रॉम जापान टू इंस्टॉल ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगा, अरे इंपोर्ट की बात हो रही है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो इकोनॉमिक में आता है, तब तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। नहीं, गलत जवाब, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इंपोर्टिंग मशीनरी फ्रॉम जापान, इंपोर्ट हो रही है जापान से, क्यों भाई, टू इंस्टॉल ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम। ये हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है, तो जापान में है और जापान से यहाँ पे उसको इंस्टॉल करवाया जा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के तहत में ये आएगा, क्योंकि कुछ नया आ रहा है, कुछ न्यू इनोवेटिव आ रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, समझे। तो इंपोर्टिंग मशीनरी, इंपोर्ट समझ के इकोनॉमिक में मत डाल देना, गलत हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, ये एक
सेकंड नहीं लगेगा, तुम लोग समझ जाओगे। डिमांड फॉर होम लोन्स डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे पक्का तुम लोग सही हो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कीवर्ड तुम्हें डिमांड भी दिख गया, डिमांड एंड सप्लाई 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की भी बात हो गई, तो उस हिसाब से यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है HCL has opened various institutions to provide education to lesser privileged children। ये इजी था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये जो HCL है उसने एक इंस्टीट्यूशन, वेरियस इंस्टीट्यूशंस खोले हैं ताकि जो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके जो लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको। तो ये बेसिकली सोसाइटी के बारे में सोचा जा रहा है, सोसाइटी के अच्छे के लिए, तो यहाँ पे सोशल एनवायरमेंट हो जाएगा। लास्ट वाला क्या है, वेरियस फॉरेन कंपनीज आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश बिजनेस इन इंडिया because the government has allowed 100% FDI, that is फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब तुम लोग फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तब इसके बारे में तुम लोग को तुम्हारे टीचर्स समझाएंगे। FDI इन रिटेल ट्रेड, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट आ गया, तो जहाँ पे गवर्नमेंट शब्द दिख जाए मतलब कि वो कौन सा एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो जाएगा। सो आई होप ये सब क्लियर है। स्टार्टिंग के इन फर्स्ट और सेकंड में समझ सकते हैं कि कंफ्यूजन हुआ होगा, और हम जानबूझ के क्रिएट करने की भी कोशिश किए ताकि फंसो तुम लोग, सोचो राइट, क्योंकि अलग अलग तरीके से थिंकिंग आनी चाहिए। केस स्टडी में यही है, इसको शार्प रहना पड़ेगा और अच्छे तरीके से केस स्टडी को पढ़ना होगा लाइन बाय लाइन। और हम जैसे जब भी पढ़ते थे केस स्टडी तो चीज़ों को अंडरलाइन करते थे, अभी हम नहीं किए। जैसे मान लो ये वाला पढ़े रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी, तो हमको ये एक कीवर्ड मिल गया, तो इससे हमको क्या लगा, ओल्ड मशीनरी वाले से हम लोग को टेक्नोलॉजिकल वाला लगा। विथ न्यू वन टू मीट दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, तो पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस को देख के हमको लीगल एनवायरमेंट लगा, हम ऐसे लिख लिया, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में या इवन बुक में पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिख लिया। अब हमको लग रहा है इन दोनों में हम कंफ्यूज हैं, टेक्नोलॉजिकल और लीगल वाले में, तो फिर एक और बार उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा रेलेवेंट है। जो ज़्यादा रेलेवेंट तो इसको देखने में लग रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अगर कुछ नया आता है, इनोवेटिव आता है, राइट, क्रिएटिव, तो उसके लिए होता है, और यहाँ पे तो बस पुराने वाले को नए वाले से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल वाला नहीं होगा, यहाँ पे लीगल एनवायरमेंट ही होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। नाउ लेट्स मूव ऑन, और अब हम लोग डिमोनेटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। Prime Minister announced the demonetization of the currency notes of rupees 500 and 1000 on November 8, 2016 to curb illegal transactions, antisocial activities, corruption and counteracting the use of these notes for illegal activities. Demonetization is an act of cancelling the legal tender status of a currency unit in circulation। हम सभी को वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर उन्होंने ये अनाउंस किया था डीमोनेटाइजेशन ऑफ रुपीज़ 500 and 1000 नोट्स ऑन November 8, 2016। याद है जब न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स पे हम लोग देखते थे कि बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइन में लोग खड़े रहते थे ताकि वो अपना करेंसी जो है जो बंद हो गया है उसको चेंज कर सकें नए वाले के साथ। और चेंज करने पे भी भले ही आप बैंक्स में कितने भी पैसे अपने जमा करो, पुराने जो नोट्स थे 500 और 1000 के, लेकिन आपको केवल और केवल 2000 रुपीज़ का ही नोट मिलता था उस टाइम पे, और अब तो वो भी बंद हो गया है अभी के टाइम पे। तो अब हम लोग डीमोनेटाइजेशन को और अच्छे से समझ। Okay, so now let's understand the features of demonetization. So सबसे पहले हमने लिखा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। अब इसमें क्या हुआ, जब जो 500 और 1000 के नोट्स बंद कर दिए गए थे 8 नवंबर को, तो उसमें क्या हुआ कि जो नोट्स थे वो अब कंपलसरी हो गया था, मतलब जिनके पास वो 500 1000 के नोट थे वो अब कंपलसरी कर दिया गया था कि वो बैंक में उनको डिपॉजिट करना है। क्योंकि जब अब कंट्री में उसका कोई काम नहीं है, जब वो उसकी करेंसी नहीं रह गई, तो अब वो एक नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा रह गया, राइट। तो वो बेसिकली उनको बैंक में जो भी ब्लैक मनी थी जिनके पास, या जिनके पास नॉर्मल भी वो 500 और 1000 का पुराना नोट था, तो वो उनको डिपॉजिट करना था। तो उस हिसाब से जिनके पास वो चीज़ ब्लैक में थी, ब्लैक मनी थी, वो भी उनको डिपॉजिट करना था। और इन द बैंक्स एंड टैक्सेस शुड बी पेड। तो अगर मतलब जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लो कि हम हैं, अपना एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैंने अपने टैक्स पे नहीं किया था, राइट, कि मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन जब मेरे पास ब्लैक मनी बहुत था उस टाइम पे, जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो उस समय पे जब हम ये अपना जो भी 500 1000 का नोट था, अगर हम वो बैंक में लेके जाके देते कि भाई ये तुम ले लो और हमको जो नया नोट 2000 का है वो हमको दे दो, तो वो बैंक वाले मतलब मेरे ऊपर क्वेश्चन उठता ना कि आपके पास इतने पैसे तो रखे हुए थे, तो आपने अपना टैक्स पेमेंट क्यों नहीं किया। तो फिर वो वहाँ पे ऐसा में हम पकड़ा जाते, फिर उसके बाद जो भी लीगल एक्शंस मेरे खिलाफ लिए जाते सो लिए जाते हैं। तो इसीलिए तो न्यूज़पेपर्स में बहुत निकल रहा था और न्यूज़ चैनल्स भी काफ़ी दिखा रहे थे कि गंगा किनारे जो है काफ़ी बोरे में भर भर के पुराने 500 और 1000 के नोट मिल रहे हैं, लोग उसमें आग लगा रहे हैं, कोई पानी में फेंक दे रहा है, कोई कुछ कर रहा था उस टाइम पे। तो बहुत बढ़िया था उस टाइम का जो भी माहौल था। खैर, तो मतलब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, मतलब कि तब उस टाइम पे जो लोग टैक्स नहीं पे किए थे कई सालों से, वो लोग भी पकड़ा रहे थे। और अब क्या हुआ था कि जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो जो है काफ़ी हद तक सुधर गया था, ठीक है। पर कुछ तो हेल्प हुआ, कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा उससे। मतलब 100% चीज़ें नहीं सुधरी होंगी, बट एट सम एक्सटेंट, कुछ सम एक्सटेंट तक तो चीज़ें सही हुई। सेकेंड, इसका फीचर हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग टैक्स इवेजन। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये टैक्स इवेजन किस चिड़िया का नाम है, किस कबूतर का नाम है। तो टैक्स इवेजन बेसिकली वही हो गया कि जब टैक्स लोग नहीं पे करते हैं तो उसी को टैक्स इवेजन कहा जाता है। तो ये कंट्रोल किया गया टैक्स इवेजन को, कि ये बोल के कि अब ना हम टैक्स इवेजन को प्रमोट करेंगे और ना ही हम इसे अब इससे ज़्यादा टॉलरेट करेंगे। तो अब मतलब जो लोग टैक्स नहीं भर रहे थे उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए गए थे। तो वही कि अब टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी, अब नहीं टॉलरेट किया जाएगा, ठीक है। फिर ये थर्ड वाला, चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब कि जो भी लोगों के पास पुराने नोट्स थे 500 और 1000 के, तो लोग बेसिकली क्या हुआ उससे कि लोग डिपॉजिट करने आ रहे थे ना, ताकि वो पुराने नोट डिपॉजिट करेंगे और उनको नया नोट मिलेगा। तो उससे क्या हुआ, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ा। उसी को बस इतने लंबे में लिख दिया कि चैनलाइजिंग सेविंग्स, जो उन लोगों की सेविंग्स थी लोगों की, उसको एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में चैनलाइज कर दिया गया, दैट्स इट, जिसकी वजह से बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए थे काफ़ी। क्रिएटिंग, लास्ट वाला है, क्रिएटिंग अ कैश लेस और कैश लाइट इकोनॉमी। मतलब वही डिजिटल पेमेंट्स, जैसे गूगल पे और कार्ड से पेमेंट करना, डेबिट कार्ड्स है ना, ये सारी चीज़ें, बस यही चार कुछ इसके फीचर्स थे डीमोनेटाइजेशन के। अब हम लोग इसके इम्पैक्ट को समझते हैं। ओके, सो अब हम लोग फटाफट से इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन समझते हैं, ताकि हम लोग जल्दी से ये चैप्टर, क्योंकि लास्ट है टॉपिक इस चैप्टर का, इसको कवर करके हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो से प्लानिंग वाला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज 4th चैप्टर। और जल्दी जल्दी से हमें सिलेबस अपना कवर करना है। सो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सेविंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गए थे, क्योंकि हमने कैश लाइट इकोनॉमी बनाना था ना, इससे डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स में भी हमने पढ़ा था लास्ट वाला। तो उससे क्या होता कि कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गए थे, ठीक है, और बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए थे और सेविंग्स भी बढ़ गई थी। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट था डीमोनेटाइजेशन का सेविंग्स के ऊपर। अब प्राइवेट वेल्थ के बारे में बात करें, सो सिंस सम हाई डीमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न, तो ये प्राइवेट वेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो वो लोगों की डिक्लाइन हो गई थी। पब्लिक सेक्टर वेल्थ की बात करें यानी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काला धन थोड़ी ना होता है। तो 4th वाला देखा जाए, डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो वो इंक्रीज हुआ था ऑफ कोर्स। गूगल पे वगैरह ऑनलाइन पेमेंट उस टाइम से ही उसकी हाइप और यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर अगर हम लोग रियल एस्टेट की बात करें तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई थी। बेसिकली ये लैंड या प्रॉपर्टी, उसके बारे में रियल एस्टेट में बात होती है। तो वो बेसिकली इतना समझो कि रियल एस्टेट के ऊपर वैल्यू डिक्लाइन, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई थी। ये इसका इम्पैक्ट था डिमोनेटाइजेशन का रियल एस्टेट पे। लास्ट, टैक्स कलेक्शन तो बढ़ गया था भाई, इंक्रीज इन इनकम टैक्स कलेक्शन ड्यू टू इंक्रीज डिस्क्लोजर ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है, इस वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था।
सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये बिजनेस स्टडीज़ का जो थर्ड चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी काफ़ी छोटा और आसान चैप्टर था। सो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी ईजी हैं, कुछ हार्ड हैं। अभी तो हम लोग सही पे चल रहे हैं। अब आगे धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल बढ़ेंगे तो तुम लोग को डराएंगे नहीं, हम लोग इजीली कवर करेंगे जैसे हमने बाकी ये 3 चैप्टर्स कवर किए। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर नोट्स चाहिए, जेन्युइन कंटेंट चाहिए और जो मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह चाहिए, PYQs, मॉक्स, जो कि हम लोग आगे चल के अभी शेयर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि अभी बैठ के तुम लोग PYQ करो, पहले सिलेबस कवर करो। तो अगर वो सही चीज़ें चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बडी को ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। और या सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।